नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिछले करीब 2 हफ्ते में जिस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा वो ये था कि अफ़गानिस्तान में पिछले 2 दशक से रह रही अमेरिकी सेना का विड्रॉवल और वहाँ की पदारूढ़ सरकार के मुखिया गनी द्वारा, राष्ट्रपति गनी द्वारा देश से बाहर की ओर जाना और वहाँ के चरमपंथी गुट तालिबान का पुनः वहाँ की सत्ता में आना। दोस्तों, इस घटनाक्रम से पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी घटना थी। उस भारत के लिए जिसने अफ़गानिस्तान में पिछले 2 दशक के दौरान करीब $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसने वहाँ के संसद भवन का निर्माण कराया, जिसने वहाँ कई सारे बांध बनवाए, न जाने वहाँ पर कितने सारे फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट करवाए, और जिस प्रोजेक्ट में वहाँ के तालिबान के चरमपंथी संगठनों ने न केवल भारतीय दूतावास के बड़े अधिकारी को मारा, कई इंजीनियरों की हत्या की और कुछ पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, अभी अभी जो अमेरिकी सेना के अफ़गानिस्तान के टेरिटरी से वापस लेने की खबर के बाद जो ये घटनाक्रम हुआ, उसे पूरी दुनिया एक तरह से सकते में पड़ गई। कितने देशों के जो वहाँ पर जो अलग राजनयिक थे, जो उनके विदेशी दूतावासों के जो अधिकारी थे, बिजनेस उनके जो एग्जीक्यूटिव थे या टूरिस्ट थे, या अलग अलग देशों के जो अफ़गानिस्तान में जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनमें इस घटना के बाद एक तरह से सनसनी फैल गई और वह पुनः अपने देशों को जाने के लिए बिल्कुल बेताब हो उठे। और कहना होगा कि भारत ने भी अपने तुरंत दूतावास को बंद किया, अपने राजनयिकों को वापस किया, और जितने उनके एक तरह से लोग जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे उन्हें वापस बुलाने का, एयरलिफ्ट करने का रातों रात इंतज़ाम किया गया। दोस्तों, करीब 2 हफ्ते से चल रहे इस घटनाक्रम के बाद अभी की स्थिति ये है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर जो है बम विस्फोटों का भी सिलसिला हो चुका है और उसमें करीब 150 से 200 लोगों की जानें गई हैं। और उस क्रम में अमेरिकी सेना के करीब 10 से लेकर के 20 जवानों की भी जो है एक तरह से मौत हुई है, और बदले में ड्रोन अटैक अमेरिका के द्वारा किया गया है। लेकिन आज इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आगमन के बाद भारत सरकार ने गलतियां की। भारत सरकार को कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें उसे तुरंत अपने दूतावास को बंद नहीं करना चाहिए था, राजनयिक को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। भारत को चूँकि वहाँ पर इतना बड़ा निवेश लगा हुआ है, कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान को लेकर हो रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो रूस और चीन और पाकिस्तान की जो नए सिरे से भूमिका बनी है, उससे अपने को अलग थलग नहीं करना चाहिए। कई विश्लेषकों ने तो ये कहा कि ये घटनाक्रम अफ़गानिस्तान में ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें मोदी सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती हुई है। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है। बार बार लोग इस बात का हवाला नहीं दे रहे हैं कि इन चरमपंथी संगठनों के आने से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का वह एक दौर जो सुसुप्त पड़ गया था वो फिर से जागृत होने जा रहा है। इस्लाम धर्म की टेरिटरी में जो एक फंडामेंटलिज्म जो 1500 सालों से आज तक पोषित हो रहा था, वह फिर से जो है एक तरह से नई गति पकड़ रहा है। लोगों ने इस बात की चर्चा एक तरह से नहीं की कि अफ़गानिस्तान में इस क्राइसिस के आने के बाद से वहाँ के लाखों लोगों में देश छोड़ने की, दूसरे देशों में जाने की, और वहाँ पर बिल्कुल एक भय के माहौल में आनन फानन में अपने घर द्वार, ज़मीन जायदाद और अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ने की एक तरह से होड़ मच गई है। आज पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि कैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हजारों लाखों शरणार्थी फिर से पाकिस्तान की ओर कूच करना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट में
हवाई जहाज पकड़ने के लिए उस तरीके से रेलम पेल मच रही है जैसे कि हम बसों और ट्रेनों को पकड़ने के लिए देखते हैं। यह पहली बार ये नज़ारा दिखा कि जब हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ पीछे से दौड़ रही है। शायद दुनिया ने ये नज़ारा नहीं देखा होगा। ऐसे में भारतीय विश्लेषक जो बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ अपने गन ताने रहते हैं, यह बात सही है कि कई बार मोदी सरकार ने अपने कुकृत्यों से इस तरीके का अवसर दिया कि उस पर आक्रमण होना, उस पर सवालों का बौछार होना बिल्कुल लाजमी था। जैसा कि हमने विगत में देखा कि इस सरकार ने आनन फानन में बिना दूरदर्शिता दिखाए नोटबंदी का फैसला लिया, जीएसटी के सुधारों को लाने का फैसला लिया, समूचे देश को रातों रात लॉकडाउन करने का फैसला किया, किसानों की बहुसंख्यक आबादी की वाजिब मांगों को भी अनसुनी करने का काम किया और बंगाल के चुनाव के बहाने समूचे देश में कोरोना के दूसरे लहर के प्रति लापरवाही दिखाने का काम किया। तो इन मुद्दों पर हम मोदी सरकार के खिलाफ बिल्कुल हम आवाज़ जो है उठा सकते हैं, उठाना चाहिए था, और जिन्होंने आवाज़ उठाई, सवाल किए, वो बिल्कुल वाजिब थे, बिल्कुल जायज़ थे। लेकिन दोस्तों, आज इस अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम के बहाने जिस तरीके से भारत के विश्लेषक ठीक उसी तरह का राग आलाप रहे हैं जैसे वो अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बंदूकें तानते थे। तालिबान के आगमन को लेकर के भारत सरकार को कटघरे में खड़ने का हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा औचित्य बनता है। और हम ये बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से तमाम नीतियां अपनाई जाती हैं और उसको लेकर के लोकतांत्रिक राजनीति में अलग अलग दलों के अपने राजनीतिक संतुलन, अपने राजनीतिक नज़रिए और उनकी विचारधारात्मक एक तरह से विरोध को लेकर के सरकारों का विरोध होता रहा है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था देश की विदेश नीति जिसको लेकर के हमने देखा है कि नेहरू काल से लेकर के अब तक एक तरह से एक राय रही है, एक मत रहा है। चाहे जिसकी भी सरकार आए, हम विदेश नीति को लेकर अपनी मौलिक नीति से कभी जो है डगमग नहीं हुए, कभी उसमें विशेष रूप से बदलाव नहीं देखा गया। यह ठीक है कि पड़ोसी देशों से दोस्ती को लेकर के सभी सरकारों का रवैया एक बराबर नहीं रहा है। कुछ के रवैये ज़्यादा दोस्ताना रहे हैं, कुछ के रवैये चौधराहट दिखाने को रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान को लेकर के भारत सरकार के रुख को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना, ये बिल्कुल जो है गले के नीचे नहीं उतरता। क्योंकि तालिबान के आगमन को भारत ने जो है एक तरह से उसको ओके नहीं किया है। तालिबान को लेकर के भारत सरकार के जो उसके साथ जो पुराने राजनयिक और डिप्लोमेटिक जो संबंध थे, उससे कोई अलग नीति मोदी सरकार ने भी अपनाने का काम नहीं किया है। जब पहली बार तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनी थी तो उस समय इस देश पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का भी शासन था और उन दोनों ने तालिबान के साथ किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने का फैसला किया था। और अब पिछले 2 दशक में जब अफ़गानिस्तान में एक नई लोकतांत्रिक सरकार नाटो की सेनाओं और अमेरिका के साए तले, छत्र तले जब चल रही थी और भारत अफ़गानिस्तान से तमाम तरीकों से अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा था, जिसे लेकर के पाकिस्तान को लगातार ऐतराज़ था स्ट्रेटजिक रूप से और रीजनल पॉलिटिक्स के नज़रिए से। और उस भारत ने जहां पर कि $4 बिलियन का बिल्कुल जो है दिल खोल करके निवेश किया, और आज जब चरमपंथी संगठन परिस्थितिजन्य तरीके से अफ़गानिस्तान की सत्ता में पुनः वापसी करते हैं, तो कोई भी सरकार जिसे लेकर के तालिबान को ज़्यादा चिढ़ थी ऐतिहासिक मायनों में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से, वह सरकार तालिबान के आगमन के बाद अपने दूतावास को खाली करने का फैसला क्यों नहीं लेगी? क्यों नहीं सबसे पहले अपने जान माल की रक्षा करने का ऑब्जेक्टिव को टॉप प्रायोरिटी देगी? यह कैसे मान लिया जाए कि तालिबान यदि यह भरोसा देता है कि वह तमाम राजनयिकों को और तमाम दूतावासों को पूरी सुरक्षा देगा, तो क्या केवल ये कह देने से उसके भरोसे में लोग आ जाएं? अमेरिका जो कि 20 साल तक वहाँ पर छाया रहा, जिसने अफ़गानिस्तान की पूरी सत्ता को नियंत्रित और निर्देशित किया, और आज भी कहीं न कहीं तालिबान के साथ उनका एक आंतरिक समझौता हुआ
या एक तरह से अमेरिकी निजाम ने उन्हें सेफ पैसेज दिया कि उनकी सत्ता में पुनः वापसी हो जाए। और वह अमेरिका भी जब अपने दूतावास को वहां बनाए रखने का रिस्क नहीं ले रहा, वह अमेरिका जो आज भी वहां से छोड़ने के बाद अगर उसके सैनिकों पर आतंकवादी हमले होते हैं, बम विस्फोट किए जाते हैं, वह अमेरिका उन पर तुरंत जो है ड्रोन से हमले करता है। वह अमेरिका अपने दूतावास को बुला लेता है, राजनयिक को बुला लेता है, इंग्लैंड अपने राजनयिक को बुला लेता है। तो भारत यदि यह फैसला करता है तो इस पे लोग क्यों सवालिया निशान उठा रहे हैं? दोस्तों, तालिबान के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया का समुदाय, पूरा जो है वर्ल्ड ओपिनियन, ग्लोबल ओपिनियन इस बात से अच्छे तरह से वाकिफ़ है कि तालिबान की सत्ता का जो रिजीम है वो किस प्रवृत्ति और प्रकृति का होता है। उनकी एक तरफ वो इस शासन को, समाज को शरिये के आधार पर संचालित करना जानते हैं, धार्मिक फंडामेंटलिज्म के जरिए इस्लामिक रूल के तहत वो अपने सारी पॉलिटिकल सत्ता को चलाने के लिए विख्यात रहे हैं। महिलाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और समाज में लाइफ स्टाइल को लेकर के उनके नज़रिए से सब लोग वाकिफ़ हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के सहयोग से इस्लामिक टेररिज्म को पनपाने में उनका जो ऐतिहासिक जो भूमिका रही है उससे भी सब वाकिफ़ हैं। तो ऐसे में भारत सरकार ने जो वहाँ रुख दिखाया, चूँकि भारत सरकार ने इस घटनाक्रम को आमंत्रित नहीं किया था, सबको जो है ये बड़ा ही अचानक, बड़ा ही दुश्वारी और नागवार लगा कि अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने एक तरह से बिना अफ़गानिस्तान में लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट किए, बिना वहाँ पर जो है पूरे आगे की निजाम का रोड मैप बनाए अपनी सेनाओं को वापस खींचने का जो फैसला लिया, उसके तुरंत जो नताइज मिले कि वहाँ का राष्ट्रपति गनी खुद देश छोड़ करके भाग जाता है, वहाँ के सारे लोग सरेंडर कर देते हैं और एक तरह से बिल्कुल एक तरह से वहाँ ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाता है कि अफ़गान सरकार की 3 लाख सेनाएं मुंह ताक रही हैं और तालिबान के 70,000 जो हथियारबंद जो उनके लड़ाके हैं वो वहाँ की पूरी सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के इस अचानक उपजे माहौल को लेकर के जो रुख दिखाया है उसमें हमें कोई भी ऐसी बड़ी कोई असाधारण गलती नहीं दिखती है। उसमें कोई ऐसा भारत सरकार का नज़रिया ऐसा नहीं दिखता है जिसमें ये कहा जाए कि उन्होंने कोई बुनियादी गलती की है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर के आप तुरंत जो है अपने एक तरह से इस पर जंप न करें, इस फैसले में अभी तुरंत आप अपना इंक्रोचमेंट न करें, सही मौके पर सही तरीके से सही निर्णय लेने का प्रयास भारत सरकार करेगी। और इस रुख से जो तालिबान की तरफ से जो लगातार बयान आए हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह बार बार सफाई दिया गया है कि वो भारत से दोस्ताना संबंध चाहते हैं, भारत से अफ़गानिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों की वो पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत अपने दूतावास को यदि रखना चाहे तो वह रख सकता है। जब वो ये कह रहे हैं कि भारत अपनी परियोजनाओं को यदि चाहे आगे जारी रखना तो उसे भी वो रख सकता है। तो ऐसे हालात में भारत सरकार के पास ऐसे इनपुट आ रहे हैं जिसके आधार पर वह कोई ठोस निर्णय, ठोस फैसला अफ़गान और उसके तालिबान के रिजीम को लेकर के ले सके। और आज पूरा विश्व समुदाय, पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बड़े अच्छे से तालिबान को वॉच कर रही हैं और उन्हें वॉक ओवर देने का मन भी बना रही हैं। तो ऐसे में भारत सरकार फ्यूचर में अगर इस तालिबान रिजीम के साथ अपना डिप्लोमेटिक चैनल खोलती है या खोलने का कोई फैसला लेती है या उस पर विचार करती है तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं। यदि यह लगता है कि तालिबान का चाल, चेहरा और चरित्र पहले की भांति नहीं होगा, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम सारी छूटें, रियायतें देंगे लेकिन इस्लामिक रूल के तहत, शरिया कानून के तहत। तो ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जो इस्लामिक रूल, शरिया कानून के तहत अपने को संचालित करते हैं, लेकिन वहाँ पर महिलाओं के साथ आतंकवाद को लेकर के और कई सारी चीज़ों को लेकर के ऐसी शिकायतें नहीं सुनने को मिलती हैं। हो सकता है कि तालिबान का यह नया रुख अब ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया हो, अब वो कहीं ना कहीं स्टेट टेररिज्म में एक तरह से विश्वास नहीं करने के लिए अपने आप को
संकल्पित कर चुके हों। उन्हें ये लगता है कि अब हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, पहले रूस के साथ, फिर अमेरिका के साथ, अब हम अफ़गानिस्तान में अमन चैन की सरकार और उसके शासन व्यवस्था में भाग लेने की योजना कोई हम बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भारत जैसे देशों के लिए भी यह मौका मिलेगा कि वह इस पर कोई एक नए तरीके का, एक नया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देकर तालिबान से एक तरह से अपना चैनल, अपना राबता स्थापित कर ले और अफ़गानिस्तान में जो उसके अलग अलग तरीके से सहयोग, समझौते और संधियां पिछले 2 दशक में हुई हैं, वह फिर से उन्हें आगे जारी रखने की कवायद भारत सरकार भी कर सकती है। लेकिन इसमें जो वर्ल्ड ओपिनियन है, जो ग्लोबल ओपिनियन है, उसे देखना ज़रूरी होगा। कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि चीन, रूस और पाकिस्तान की तरह इस बॉगी को, तालिबान की बॉगी को तुरंत पकड़ लिया जाए और भारत भी उस पर सवार हो जाए। तो मुझे लगता है यह कहना जल्दबाजी होगी। ये कहीं न कहीं भारत को बड़े ही सलीके से, तरीके से और पूरे एतमाद के साथ तालिबान को लेकर और अफ़गानिस्तान के नए रिजीम को लेकर किस तरीके का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन बनाया जाए, उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। और अभी तालिबान को लेकर के या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के रीजन में आतंकवाद के पुनः पनपने की संभावना को लेकर या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के फिर से एक तरह से पसरने को लेकर जो तमाम तरीके की कयासें लगाई जा रही हैं, संदेह व्यक्त किया जा रहा है और उसके बहाने जो भारत सरकार को लपेटा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के साथ, भारत रिजीम के साथ और मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह से ये अनुचित है। ये कहीं से भी इसका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। इसमें कोई भी सरकार होती भारत में तो वह समय के साथ फैसले लेने का ही जहमत उठाती और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी यही अप्रोच दिखाकर एक तरह से इसमें सही किया है। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।